के श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम पिछले 1.5 महीने से 1.25-2 महीनों से सिंथेटिक दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लंबे समय के उपयोग से होने वाले साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। और स्वामी जी, उनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट किडनी के ऊपर आता है। तो स्वामी जी, आज हम थोड़ा इस बारे में देखेंगे कि जो हमारी किडनी है, जो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट है, हमारे शरीर के अंदर छन्नी है, जो सब खराब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, अच्छी चीज़ों को अंदर रखती हैं, उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट आए तो स्वामी जी उससे हम कैसे लड़ें? ये जो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, जो भी हम कूड़ा कचरा खा रहे ना, वो सब बेचारा किडनी की मुसीबत है। किडनी भी सोचती होगी किस आदमी के पल्ले पड़ गई, इसको जीना ही नहीं आता। मेरी मुसीबत कर रखी इसने। अपने शरीर के जो अंग प्रत्यंग है ना, वो हमारे ऊपर ही रोते होंगे, किस मूर्ख के पल्ले पड़ गई मैं। और समझी, जब वो किडनी इतना परेशान होना शुरू हो जाती है तो समझी वो शुरू में तो हौले हौले होते हैं, फिर बाद में और तेजी से होते हैं। उसकी समझी क्रोनिसिटी बन जाती है और क्रोनिक किडनी डिजीज बन जाती है, इसको हम CKD कहते हैं। समझी, इसका सिंथेटिक वर्ड में एलोपैथिक सिस्टम समझी कोई ऐसा इलाज है नहीं, सिर्फ अलग अलग तरीके से सिम्टम्स को कंट्रोल करने का ट्राई किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है। वो भी समझी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो उस क्षेत्र में जाकर देखें तो समझिए, देखें कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो नेचुरल हर्बल मेडिसिन हैं, वो कैसे काम करती हैं समझिए, आज हम वो देखेंगे। और किडनी के बारे में अगर देखें, जो किडनी हमारे शरीर की अच्छी फिल्ट्रेशन ऑर्गन है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, बीन के शेप की होती हैं, राजमा के शेप की होती हैं समझी, और बड़ी छोटी सी होती है, छोटी समझी, हमारी मुट्ठी के बराबर। हाँ समझी, लगभग मुट्ठी के बराबर साइज की इतनी आती है। हाँ, एक इधर 2 किडनी हमारे साथ होती हैं, और हर किसी के अंदर भगवान ने वैसे एक से भी काम चल सकता, 2 दे रखी, उनको भी खराब कर दिया, उनको भी खराब कर सकते हैं। और समझी, लगभग हर एक किडनी के अंदर एक छोटी छोटी छन्नियां होती हैं समझी, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन समझी उनके फंक्शनल यूनिट हैं, और एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन, लगभग 10 लाख वो फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं समझी। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो पूरा एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये एक नेफ्रॉन है समझी, किडनी के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। इसके अंदर समझी रक्त अंदर जाता है और छन के वापस बाहर आ जाता है। और ये जो पूरा फिल्ट्रेशन है समझी, ये लगातार चलता रहता है, और ये जो फिल्ट्रेशन है ये तय करता है कि हमारे शरीर के अंदर शुद्धता कितनी रहने वाली है। जो हम समझी बात करते हैं शुचिता की, अंदर की सफाई की समझी, वो सब काम ये किडनी करती रहती है। अब इसके दूसरा एक और काम है समझी, कि जो चीज़ हमने छान ली, उसके बाद जो चीज़ काम की है उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, कि जो चीज़ चाहिए उसे वापस ले लिए, और जो नई चीज़ समझी उसको बाहर निकाल देना। जो चीज़ चाहिए शरीर को, फिर उसको शरीर में ही फिर वो शरीर के काम आ जाती है, उसको रिसाइकल कर देता है फिर शरीर। हाँ समझी, और फिर ये सब रिसाइकलिंग होके, रीएब्जॉर्प्शन होके जो फाइनली बनता है प्रोडक्ट, वो समझी यूरिन के तौर पे हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब ये यूरिन के अंदर भी उसका कंसंट्रेशन कितना हो, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो समझिए, देखें हमारा जो यूरिन है, जो मूत्र है, वो थोड़ा सा कम आता है, थोड़ा सा गाढ़ा ज्यादा आता है। किसी का गाढ़ा, किसी का पीला, किसी का दुर्गंध युक्त, बहुत मतलब यूरिन के भी इतनी वैरायटी है, वो हमारी हेल्थ को इंडिकेट करता है और बताता है कि भाई ये आदमी टॉयलेट जाएगा, पेशाब जाएगा, तो देखेगा भाई तेरे साथ कुछ हो रहा है, संभल जा, लेकिन फिर भी आदमी नहीं समझ सकता। तो आप जो देखें, जो मूत्र है समझिए, यूरिन है, हम एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं, जो नॉर्मल हेल्दी लिमिट है कि हम 1.5 लीटर एक दिन में 24 घंटे में कर लेते हैं। पर समझिए जो फिल्ट्रेशन है, जो हमारी किडनी फिल्टर कर रही हैं, वो आप नंबर देखो तो वो लगभग 180 लीटर है। तो समझिए एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है। 180 लीटर ब्लड उसमें से घूम के जाते हैं, 180 लीटर को फिल्टर करती है, बेचारी इतना काम करती है, बड़ी मेहनती है। बिल्कुल समझ। तो अगर ये इसकी जो मेहनत है वो अच्छी कामदार है, मोदी जी बोलते हैं ना, कामदार नामदार। हाँ समझिए, तो किडनी भी वही कामदार है, कहाँ से कामदार, कहाँ से किडनी, तो समझिए दोनों एक तरीके से ही हैं। और इनकी जो फंक्शनैलिटी समझिए वो बहुत क्रिटिकल है। यूरिन बनाने के साथ साथ समझिए और भी काम किडनी के अंदर होते हैं, और जो बहुत बड़ा वाला काम है वो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेल्स का निर्माण। इरिथ्रोपोइटिन समझिए, एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, बोन मैरो तक भेजती है कि हमारे शरीर में कितने रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। तो ये एक खाली एक ही काम नहीं करती, इतने काम, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काम करती है समझिए। और मेटाबॉलिज्म को ठीक करके रखना है, कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को बना के रखना है, हड्डियों के अंदर समझिए होम्योस्टेसिस रखना है, ब्लड प्रेशर के लिए
ये जो पोटेशियम का लेवल है स्वामी जी, उसका लेवल भी एल्डोस्टेरोन की वजह से कंट्रोल होता है, जो सिक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। तो स्वामी जी किडनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करती है। तो फिल्ट्रेशन तो मेन काम है ही है स्वामी जी, और भी काम साथ में पैरेलली चले रहते हैं। आपके आंख में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड, मिट्टी पट्टी आदि जो हो रहा है उसका भी आनंद लीजिए, वह भी एक थेरापी है और वो भी किडनी को अच्छा रखने के लिए बहुत सहायता करती है। ये जो मड थेरापी है, मिट्टी पट्टी रखी जा रही जी। हाँ स्वामी जी, तो अगर आप इसी किडनी की बीमारियों की बात करें स्वामी जी, उसमें जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खतरनाक और बहुत ही स्लो अकरिंग बीमारी स्वामी जी वो है क्रोनिक किडनी डिजीज, शॉर्ट में जिसको CKD कहते हैं। तो स्वामी जी इसमें क्या होता है कि किडनी का जो फंक्शन है वो ग्रेजुअली कम होने लगता है। बेसिकली फिर क्या होता है, किडनी फिल्टर्स नहीं कर पाती और वो जो पानी और एसिड का बैलेंस हमारे शरीर में स्वामी जी वो खराब होने लगता है और शरीर के अंदर एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है। जो आज मैं सुबह से ही शुरू किया था, एसिडिक बॉडी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए, बॉडी को एल्कलाइन रखने का काम भी ये करती है समझिए, बिल्कुल पीएच को बैलेंस करने का काम किडनी करती है। अब किडनी खुद बीमार हो जाए तो समझिए फिर एल्कलिनिटी कम होने लगती है, एसिडिटी बढ़ने लगती है। ये शरीर के चौकीदार भी है, पहरेदार भी है। हाँ, जो भी गड़बड़ी होती है उसको इंडिकेशन को पकड़कर तुरंत उसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ समझिए, फिर उसकी वजह से शरीर के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, सूजन आने लगती है, वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे जितने भी गंदगी है वो सब शरीर में इकट्ठी हो जाती है, कूड़ा कचरा। वही स्वामी जी, तो जब ऐसा होता है तो फिर और दिक्कत बढ़ती जाती है और फिर स्वामी जी ये एक छोटी बीमारी की शुरुआत होती है, पर स्वामी जी फिर वास्तव में कि सिंड्रोम बन जाता है। मतलब इसके साथ साथ और भी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर से लेके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तक, कार्डियक दिक्कत से लेके मेटाबॉलिज्म की दिक्कत तक, वो सब स्वामी जी इससे लिंक हो जाती है। अब ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज है CKD, ये स्वामी जी 5 अलग अलग स्टेज में होती है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो ये जो फंक्शनैलिटी है स्वामी जी ये समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, डिसफंक्शनैलिटी बढ़ती जाती है। तो स्वामी जी शरीर हमें इंडिकेशन देता है कि हमें ये ऐसी दिक्कत आ रही है, पर अगर हम उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो स्वामी जी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप जैसे बताते हैं कि जैसे ही कोई रोग को हमें पता लगे तुरंत ही उस पर टूट पड़ना है, उसका पता लगते ही पत्ता साफ कर। हाँ, पता करते ही पत्ता साफ करना है स्वामी जी। अगर वो पत्ता साफ ना करें तब तो अपने को साफ कर देगा, अपने को साफ कर देता है। तो स्वामी जी अगर हम किडनी को देखें, जो नॉर्मल किडनी है ये ऐसे दिखाई देती है जो हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकली देखें तो ग्लोमेरुलस जो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है वो ऐसा दिखाई देता है। और डिजीज केस में आप देखें स्वामी जी सब जगह स्कार बन जाते हैं, चोट बन जाती है, ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाता है, जहाँ फिल्ट्रेशन बंद हो जाते हैं, ट्यूब्यूल्स भी खराब हो जाती हैं और स्वामी जी फिर यहाँ से वापस आने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कुछ केस में स्वामी जी किडनी ट्रांसप्लांट तक करने पड़ते हैं और वो भी स्वामी जी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब ये जो बीमारी है स्वामी जी इसके सिम्टम्स कैसे हैं? थकान बनी रहती है, भूख कम हो जाती है, हर वक्त शरीर में खुजली मची रहती है, नोजिया रहता है, वोमिटिंग रहती है, यूरिन स्वामी जी बबल्ड अप होती है। जब जा रहे होते हैं यूरिन जब स्वामी जी कर रहे होते हैं तो उसमें झाग ज्यादा बन रहे होते हैं, बुलबुले ज्यादा, प्रोटीन लीकेज भी ज्यादा हो जाता है, खून भी, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और चेहरे का जो रंग है ना, किडनी का पेशेंट देखने से दूर से पता लग जाता है, मटमैला सा हो जाता है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है और हाथ पांव थोड़े कांपते हैं, ब्रेथ के अंदर शॉर्टनेस रहती है और स्वामी जी सोने में बहुत दिक्कत होती है। रात में उठ के कई बार टॉयलेट जाते हैं, जिसको नॉक्टूरिया कहते हैं स्वामी जी, वो भी इसी का एक बड़ा सिम्टम होता है। अब और हाथ पांव में सूजन रहती है, आंख के नीचे स्वामी जी ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े थैले से लटके हुए हैं, आंख के नीचे सूजन, हाथ पांव सूजन रहते हैं, जो वाटर रिटेंशन का एक बड़ा सिम्टम होता है। अब स्वामी जी इसके रिस्क फैक्टर क्या है, होता क्यों है, क्या कारण है? डायबिटीज एक बड़ा कारण है, फैमिली हिस्ट्री बड़ा कारण है, नॉन मैनेज्ड ओबेसिटी प्रॉब्लम है, स्मोकिंग और स्वामी जी एज, ये 2 बड़े ऐसे फैक्टर हैं जो इसको और तरीके से कंट्रोल करते हैं। और स्वामी जी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो फंडामेंटल है ही है, अगर हार्ट ठीक नहीं होता तो स्वामी जी फिल्ट्रेशन ठीक नहीं होता, क्योंकि छन्नी से छानने का काम है स्वामी जी, उसका ड्राइविंग फोर्स हमारा ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर सही जाएगा तो हम अच्छे से छान पाएंगे, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा तो या तो ज्यादा छान देंगे या फिर स्वामी जी कम छानेंगे। तो इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी हार्ट हमारे शरीर में ऐसा मोटर है जो पूरे शरीर में रक्त को घुमा रहा है, तो फिल्ट्रेशन स्वामी जी उसी से डिपेंड करता है। अब आप देखें स्वामी जी बहुत सारी औषधियां हैं, सिंथेटिक ब्लड की दवाइयां हैं, जिनके सेवन से इतने सारे किडनी डैमेज होते हैं। कुछ दवाई ऐसी स्वामी जी जिनको OTC कहते हैं, ओवर द काउंटर मिलती हैं, मेडिकल शॉप से जाकर लगभग कोई खरीद के ले आता है स्वामी जी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग उसकी फिर अति कर देते हैं। रोटी की सब्जी की तरह लोग दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, अनकंट्रोल तरीके से खाते हैं और स्वामी जी उससे किडनी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी दवाइयां आइबुप्रोफेन है,
नैप्रोक्सिन्स हैं, एंटी एसिड्स हैं, लैक्सेटिव्स हैं, हाई डोज वाले एस्प्रिन्स हैं, समझिए इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करने से किडनी पे बहुत डैमेज आता है। और ये कैंसर की और टीबी की दवाइयों का भी बहुत अगला समझिए वही है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो डॉक्टर्स लिखते हैं, पर फिर भी आजकल लोगों को ले आते हैं शॉप से जाके, उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं और एंटीवायरल्स हैं, ब्लड प्रेशर की लंबे समय से इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ हैं, और समझिए इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब जिन लोगों की इम्यूनिटी का इशू रहता है उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, वो भी समझिए किडनी को ही खराब कर रहे होते हैं। और जो आजकल ज़्यादा दवाइयाँ खाई जा रही हैं, समझिए जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिनको एसिडिटी रहती है, तो रोज सुबह उठ के खाली पेट जो कैप्सूल खाते हैं समझिए, वो भी लॉन्ग टर्म में किडनी को और ये जो आजकल जवान बच्चे अपनी बॉडी सोडी बनाने के लिए, टोले शोले बनाने के चक्कर में जो अलग अलग विटामिन, प्रोटीन और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, समझिए स्टेरॉइड्स हैं, सिंथेटिक दुनिया भर के कंपोनेंट्स हैं, ऐसे अपने शरीर के साथ क्रूरता करते हैं, सोच करके भी आश्चर्य होता है, दया आती है। समझिए एक कंपाउंड खाते हैं, इसका नाम है क्रेटिनिन, जो बेसिकली हमारे शरीर का, किडनी का एक बाई प्रोडक्ट है। समझिए वो जाके मसल्स को मॉडिफाई करता होगा, तो जिम वाले लोग समझिए उसका सेवन अति से ज्यादा कर देते हैं, एक लिमिट तक ठीक है, समझिए उसकी ज्यादा मात्रा खाने से भी किडनी पे बहुत डैमेज आते हैं। और किडनी और लिवर समझिए, जैसा आपने कहा, वो त्राहिमाम ही करते रहते हैं, अंदर से आवाज लगाते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसी क्रूरता मत करो, पर तब हमें शायद डोले शोले दिख रहे होते हैं, और तब पेट के अंदर की, लिवर के अंदर की, किडनी के अंदर की आवाज हम तक नहीं पहुंचती, और जब पहुंचती समझिए तक। वैसे भगवान जी को इनके अंदर कोई अलार्म सिस्टम लगाना चाहिए था, अलार्म सिस्टम है नहीं, वो मतलब जो बजे, हाँ, मतलब घंटी की तरह बजे, आदमी की किडनी खराब हो तो अलार्म बज जाए, इसको नींद ही ना आए, सो ना पाए, ऐसा लीवर, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हो जाए, पेनक्रियाज खराब हो, लंग हार्ट खराब हो, भगवान शायद इसने नहीं लगाए, आदमी इतना गड़बड़ी करता है, वो अलार्म भी बजता रहेगा। समझिए कुछ लोग जिनको सुबह जल्दी उठना होता है, अलार्म बज जाए तो अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते, तो क्या पता किडनी वाले अलार्म भी ऐसे ही कुछ काम कर रहे हो। पर समझिए ये बात तो है, ये अलार्मिंग ही है, जो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स उभरते हैं ना, ये अलार्म्स है, ये अलार्म से समझिए। और इनको अगर हम अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तब समझिए दिक्कतें और बढ़ती रहती हैं। तो नेचर हमें बताता है कि हमारे अंदर ये दिक्कत आ रही है, कुछ इसका करो, चीख के पुकार बताते हैं, हाँ समझिए, और बहुत जोर जोर से आवाज आती है, शरीर बोलता है समझिए, पर ये जो लोग नहीं समझ पाते उन्हें ये दिक्कत आ रही होती है, कौन सुनता, अनसुना करते हैं, शरीर की, आत्मा की, परमात्मा की आवाज आत्मा में गूंजती रहती है, आदमी अनसुना करता है, बोला ठीक है बड़ा रहने चुपचाप, हम बाद में देखेंगे, और समझिए बात फिर वो कभी नहीं आता। तो ये जो एस इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि लिस्नोप्रिल, जो एक दवा है जो हमारे शरीर के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रेगुलेट करती है, इनके लंबे समय के इस्तेमाल से आप देखें तो क्या दिक्कत आती है, मसल क्रैम्प्स रहते हैं, वोमिटिंग रहती है, टायर्डनेस रहती है, यूरिनेशन में दिक्कत हो लेती है, ब्लड विजन हो जाता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, और स्वेटिंग बहुत एक्सेसिव हो जाती है, जो इन दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देती है। SGLT इनहिबिटर, जिनको हम शॉर्ट्स में ग्लिफोजिन्स कहते हैं, मतलब एक पूरी फैमिली है, पूरा एक कुनबा है, तो आप देखेंगे ये जो औषधियां हैं, ये बेसिकली किडनी के अंदर जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन है उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं, ताकि शरीर के अंदर ग्लूकोज, शुगर का लेवल कम हो जाए। पर इनके भी लंबे समय के इस्तेमाल से UTI तो बहुत कॉमन है ही है, क्योंकि यूरिन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बोन फ्रैक्चर कॉमन्स हैं, और उनके साथ साथ हाइपोटेंशन, कुछ केस में ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जेनेटल इन्फेक्शन गेट लिंक्ड, क्योंकि UTI के साथ वो आराम से साथ साथ चल रहे होते हैं। और जो तीसरा क्लास है दवाई का, जो CKD को मैनेज करने को दिया जाता है, जो मिनरलोकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, जो बेसिकली एक स्टेरॉइड के रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है, पर ये औषधि भी अलग तरीके से तो काम करती है, पर लॉन्ग टर्म में इसके भी इस्तेमाल से हाइपोटेंशन होता है, डिजीनेस रहती है, एनीमिया होने के भी रिस्क बने रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। एक तो एलोपैथिक ड्रग्स जो है वो किडनी डिजीज को उतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर पाती, सिर्फ मैनेज करने का काम करते हैं, और जो फंक्शनैलिटी है, वो जो पूरा फोकस है वो सिम्टम मैनेजमेंट पे रहता है, जो सिस्टमिक कॉज है उसके बारे में ऐसा थोड़ा सा कम बेनिफिट हमें इन दवाइयों से मिलता है। और पेशेंट एडरेंस कम है, कंप्लायंस कम है, बहुत दिनों तक लोग दवा खा नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगातार खाना पड़ता है, फिर उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ये दवाइयाँ एक्सपेंसिव भी हैं, इनका अपना फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, और
काफ़ी औषधियाँ आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं, और अगर शरीर में कुछ और भी व्याधि हो, कुछ और भी पेन हो, तो फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें जो नेचुरल मेडिसिन हैं, जो हर्बल ड्रग्स हैं, जो आयुर्वेदिक ड्राइव ड्रग्स हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं, हमारे प्राचीन ज्ञान के से जो ड्राइव्ड हैं, उन औषधियों की अगर बात करें, जैसे कि रीनोग्रिड जो हमारी किडनी को हेल्दी, हैप्पी और फिट रखता है, वो कैसे काम करता है आज हम वो दिखाएंगे, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के आता है, बीमारी का जो रूट कॉज है उसको ठीक करता है, और वो जो पाथवे जिसकी वजह से एक बीमारी होती है उस पाथवे को रेगुलेट करता है। और कुछ पाथवे ऐसे हैं जो शेयर्ड हैं एलोपैथिक ड्रग के ट्रीटमेंट के मोडेलिटी के साथ भी, तो वही पाथवे, वही सिग्नलिंग मैकेनिज्म अगर हम आयुर्वेदिक ड्रग से, हर्बल ड्रग से कर पाते हैं तो फिर ये अच्छी बात होती है, क्योंकि हम बेटर सेफ्टी के साथ जा रहे थे और इनका हम लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो रीनोग्रिड के बारे में अगर आप देखें तो रीनोग्रिड ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अंदर 7 हर्ब्स हैं, आपमार्ग, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नवा, कास्नियन, गोकरू। ये जो 7 हर्ब्स हैं, इनका एनरिच एक्सट्रैक्ट एक टैबलेट के फॉर्म में है जो कि रीनोग्रिड है। और ये जो मेडिसिन है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग किडनी इंजरी के केस में काम करता है। तो आज हम इसकी कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसकी डिटेल केमिस्ट्री देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं जो नेचुरली पैक्ड हैं। HPLC और LCMS से हमने देखा कि इसके अंदर जो नेचुरली पैक्ड कंपाउंड है वो कितने हैं और कहाँ हैं। और जो हमने एक बेसल एक्सपेरिमेंट किए, हमने जो अपने लैब में काम किए, हमने ह्यूमन किडनी सेल्स उनको लैब में ग्रो किया और उनको एक 3D स्फेरॉइड में ग्रो किया। और आप देखें कि अगर हम इनको एक 3D बायोलॉजी की तरफ जाएं तो फ्लैट सेल्स की जगह अगर हम उनको एक 3D बॉल शेप स्ट्रक्चर में ग्रो करें तो हम उनके थोड़े से ज़्यादा क्लोज होते हैं, स्ट्रक्चरली किडनी के ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट पे हमने 300 सेल से लेके 20,000 सेल तक सीड किए और 4 दिन से लेके 16 दिन तक इनको ग्रो करके देखा, तो हमने पाया कि अगर हम 10,000 सेल्स को सीड करें और लगभग 16 दिन तक रखें तो ये बहुत अच्छे स्टेबल स्फेरॉइड बना लेते हैं, ऑर्गेनॉइड बना लेते हैं जो किडनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फिर हमारा एक पहला इन विट्रो बायोलॉजिकल मॉडल तैयार हो जाता है जहाँ पे हम अलग अलग दवाइयों का टेस्ट इस सिस्टम पर कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक एंटीबायोटिक को यूज़ किया जिसको ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, जिसको हम AKI भी कहते हैं। और वो एंटीबायोटिक का नाम है वैंकोमाइसिन, जिसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अगर आप वैंकोमाइसिन को लेके इन किडनी सेल्स के जो स्फेरॉइड हैं उनको दें और उनकी बायोबिलिटी देखें कि मतलब कितनी सेल्स अभी भी जिंदा है, कितनी सेल्स अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप देखें वैंकोमाइसिन का जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते हैं 0.5 से लेके 8 मिलीमोलर तक, तो जैसे जैसे डोज बढ़ती है वैसे वैसे इन सेल्स की जो बायोबिलिटी है, जो इनकी जीवनीय शक्ति है, वो कम होने लगती है। और आप देखें लगभग 2 या 4 मिलीमोलर के आसपास जाके आधे से ज़्यादा सेल्स चले जाते हैं। अगर इन्हीं सेल्स के ऊपर ऐसे ही पैरेलल एक्सपेरिमेंट में अगर हम रीनोग्रिड को दें, ये जो किडनी के लिए अच्छी औषधि है, और आप इसकी डोज भी लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml तक लेके जाएं, तो आप देखें कि ये जो नेचुरली अकरिंग मेडिसिन है ये अच्छे से टॉलरेट होती है और जो किडनी सेल्स हैं उनको उससे दिक्कत नहीं होती और वो अच्छे से अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। उनका जो बायोबिलिटी है वो कंजर्व रहता है। रीनोग्रिड की वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई डेथ हमें दिखाई नहीं देती। पर अगर हम इनको ज्वाइन करें, मतलब कि अगर हम सेल्स को पहले ट्रीट करें वैंकोमाइसिन से, इंड्यूस करें वैंकोमाइसिन से और देखें कि कितने सेल्स मर रहे हैं, और उस दौरान अगर रीनोग्रिड को साथ साथ दें तो क्या हम इन सेल्स को मरने से बचा सकते हैं। ये हमारा एक पहला हाइपोथेसिस था जिस पे हमने काम करना शुरू किया और आप देखें जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो बहुत ही एक्साइटिंग थी और हमें बड़ा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले कि अगर आप वैंकोमाइसिन के साथ साथ रीनोग्रिड भी देते हैं तो वैंकोमाइसिन की वजह से हुई सेल बायोबिलिटी का रिडक्शन, मतलब जो जीवनी ऊर्जा कम हो रही थी, आप उसको बचा पाते हैं और रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से आपको रिकवरी, एक प्रोटेक्शन दिखाई देता है कि सेल्स मरने से बच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेडिसिन, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो किडनी को थोड़ी सी हेल्प कर सकती है किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए। अब इसके जो कारक हैं वो तो है ही हैं, पर क्या इसको हम अलग तरीके से माप भी सकते हैं। तो किडनी इंजरी के लिए एक स्पेसिफिक बायोमार्कर है जिसको हम KIM कहते हैं, किडनी इंजरी मार्कर, KIM-1 कहा जाता है, जो ब्लड में आराम से नापा जा सकता है। ह्यूमन पेशेंट्स में भी जिनको किडनी इंजरी रहती है उनके भी यही मार्कर नापे जाते हैं। तो KIM-1 का लेवल अगर आप इन सेल्स के सुपरनेटेंट में भी नापें, मतलब सेल जिस मीडिया में ग्रो कर रहे हैं, स्फेरॉइड जिस मीडिया में है, उसको आप कलेक्ट करके उसके अंदर एलाइजा करके अगर नापें तो आप देखेंगे कि वैंकोमाइसिन की वजह से KIM-1 का लेवल बढ़ जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि हाँ इन सेल्स के अंदर इंजरी हो रही है, किडनी इंजरी मार्कर है। और ये जो बड़ा हुआ मार्कर है आप देखिए
रीनोग्रेड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ एक और मार्कर है जिसको एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसेनेज कहते हैं, नैक कहते हैं शॉर्ट में। आप ये देखें नैक का लेवल भी बढ़ा होता है डिजीज के दौरान, इंडक्शन के दौरान, और ये भी रीनोग्रेड के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके पीछे के जो अलग अलग जीन एक्सप्रेशंस हैं वो भी रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं। पर क्या हम फिर इसको और आगे वैलिडेट कर सकते हैं? उसके लिए फिर हमने एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए और मेल एसडी रैट्स पे काम किया, और उनके अंदर भी यही दवा, यही एलोपैथिक सिस्टम की एंटीबायोटिक वेंकोमाइसिन दी 2 बार दिन में 150 mg पर केजी और 200 mg पर केजी दी दिन में, और देखा कि 7 दिन के इसके ट्रीटमेंट से इंडक्शन से किडनी पे क्या डैमेज आ रहे हैं। और उन एनिमल्स को हमने रीनोग्रिड दिया ट्रीटमेंट शुरू करने से 7 दिन पहले और पूरे ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन के दौरान, और देखा कि रीनोग्रिड के प्रेजेंस में किडनी डैमेज होते हुए दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं तो वो किस लेवल से बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़े वाली एक्सपेरिमेंट थी, हमने पहली बार ऐसे करके देखा कि हाँ रीनोग्रिड के अंदर कैपेबिलिटी है जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर सकती है। तो ये देखें इन एनिमल्स के बाद में हमने सीरम इकट्ठे किए, उनके अंदर सीरम क्रेटिनिन का लेवल देखा जो ह्यूमन पेशेंट में भी देखा जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल देखा, और देखा कि उनकी क्लियरेंस कितनी है। तो आप देखिए एनिमल्स के अंदर जब हमने डिजीज इंड्यूस की वेंकोमाइसिन देखे तो सीरम क्रेटिनिन का लेवल लगभग 4 गुना तक बढ़ गया था। और आप देखिए जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड से 4 अलग अलग डोज पे, तो आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से सीरम क्रेटिनिन का लेवल कम हो जाता है। ऐसा ही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो भी हम ह्यूमन पेशेंट में भी देखते हैं जिनको किडनी इंजरी होती है, वो भी लेवल बढ़ा हुआ था, और ये बढ़ा हुआ लेवल भी रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें इनका क्लियरेंस कितना है, क्योंकि बीमारी के दौरान, किडनी के डिसफंक्शन के दौरान हमारे शरीर से क्रेटिनिन का क्लियरेंस कम हो जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का क्लियरेंस कम हो जाता है, और आप देखें ये जो कम हुआ क्लियरेंस है वो रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है और उसकी क्लियरेंस बेटर हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि जो किडनी का बेसल फंक्शन है, चीज़ों को क्लियर आउट करने का, बाहर निकालने का, जो बीमारी के दौरान कम हो रहा है उसको रीनोग्रिड से रेगुलेट करके ठीक कर सकते हैं। और जो एल्टर्ड फंक्शन है, चाहे वो यूरिनरी यूरिया सिक्रीशंस हो, यूरिनरी क्रेटिनिन हो, या फिर EGFR जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जो बताता है कि हमारी जो शरीर में छन्नियाँ हैं, जो किडनीज हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं। और वो आप देखिए जो EGFR का लेवल कम हो जाता है किडनी इंजरी के दौरान, आप देखें रीनोग्रिड ट्रीटमेंट से उसके अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है और बताती है कि किस तरीके से ये औषधि काम कर रही है। और जो किडनी इंजरी मार्कर जो हमने पहले देखा था, हमने उनको इन एनिमल्स में भी नापा और पाया कि इन एनिमल्स के अंदर भी KIM-1 का लेवल बढ़ा हुआ था जो एक्सपेक्टेड है, और रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम हो जाता है जो भी एक्सपेक्टेड है। तो वो फाइंडिंग भी यहाँ देखने को मिली। पर जो बढ़िया वाली फाइंडिंग्स थी वो हिस्टोपैथोलॉजी में दिखाई दी। हमने इन एनिमल्स की किडनीज को आइसोलेट किया, स्लाइस करके उनको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और ये देखा कि जो किडनी की हिस्टो आर्किटेक्चर है, नेचर ने जैसा उनको बनाया हुआ है, जैसे फिल्ट्रेशन यूनिट है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है और ये डिजीज कंडीशन है। डिजीज कंडीशन में अलग अलग टाइप के इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्यूब्यूल्स हैं उनका डायलिटेशन है, मतलब वो थोड़े से छत बिछत हो रहे हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए ये नॉर्मल कंडीशन, ये डिजीज कंडीशन जहाँ मेरा कर्सर है, और जब आप इसको दे रहे हैं रीनोग्रिड अलग अलग डोज पे, एक जानबूझ पे थोड़ी सी दी हुई कम मात्रा, तो आपको कम इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। पर जैसे जैसे आप सही मात्रा की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। और रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से जो किडनी के हिस्टो आर्किटेक्चर खराब हो गए थे, हिस्टोपैथोलॉजिकली खराब हो रहे थे, वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, हर एक एनिमल का डेटा देख सकते हैं, और ये दिख रहा है कि जो जितनी भी लेजन्स है, जो चोट लगी हुई थी किडनी के अंदर, वो आप देखें वो डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो ब्लड पैरामीटर्स हैं वो भी हमने नापे, और काफ़ी डिटेल डेटा है, मैं इसको अभी स्किप करूंगा। पर आप देखें कि जो WBC का जो लेवल है वो बीमारी के दौरान बढ़ जाता है, जिसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, वो बढ़ा हुआ लेवल भी रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होता है। न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ, लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ा हुआ, और तो और मोनोसाइट्स का लेवल भी जो बढ़ जाता है, जो किडनी बीमारी के हॉलमार्क हैं, उन सब का बढ़ा हुआ लेवल आप देखें रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होता है।
अभी क्वेरी ये आती है कि हम इतनी सारी चीज बातें कर तो रहे हैं पर हमारे बॉडी के और फंक्शन में इसके कोई इम्पैक्ट तो नहीं। फिर हमने इनके अलग अलग प्रोफाइल भी देखे और अगर आप देखें जो लिवर प्रोफाइल है, अगर आप उसको नापने का प्रयास करें, ALT और AST को देखें जो कि SGOT और SGPT के नाम से भी जाने जाते हैं कि उनके लेवल कितने हैं, कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट लिवर पे तो नहीं आ रहा है। तो आप देखिए इन पैरामीटर्स में ALT और ST की जितने भी वैल्यूज थे, जितने भी नंबर्स थे, वो रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से इंपैक्ट नहीं हुए, जो बताते हैं कि जो नॉन क्लिनिकल सेफ्टी है वो इनकी एक्सेप्टेबल है। और ऐसा ही हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट के साथ देखने को मिला। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम उनके लेवल भी अनअल्टर्ड रहे, मतलब जैसे कि नॉर्मल एनिमल में थे लगभग वैसे ही बने हुए थे। वो हमें ये बता रहे थे कि रीनोग्रिड बहुत अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से अपने ट्रीटमेंट बेनिफिट को देता है। और ये सब फाइंडिंग हमने एक बड़े जर्नल पब्लिश की, इसका नाम है PLOS ONE, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस 1। इसके अंदर हमने पहली बार ये दिखाया कि रीनोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो वैंकोमाइसिन द्वारा इंड्यूस की हुई नेफ्रोटॉक्सिटी को ठीक कर सकती है, एटेन्यूट कर सकती है, और जो किडनी इंजरी के बायोमार्कर्स हैं और क्रिएटिनिन यूरिया का जो क्लियरेंस है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक वैलिडेशंस हैं इन औषधियों के काम करने के तरीके के, वो अब पूरी दुनिया में, पूरी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में अच्छे से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और हम ये बता पा रहे हैं कि ये आयुर्वेदिक औषधियाँ काम कैसे करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, और किसी भी मेडिसिनल सिस्टम की दवाई के मुकाबले इनके अंदर सुपीरियरिटी या नॉन इन्फीरियरिटी वो कितनी है, किस मात्रा में है, और कैसे हम अपनी किडनी को हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं अगर हम ये दवाइयों का सदुपयोग करें तो। और आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।